हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने क्लास 10th सोशल स्टडीज़ के कुछ MCQs। तो जैसा कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल ये 40 क्वेश्चंस हैं जो 10 सेकेंड के टाइमर्स के साथ आपके सामने मिलेंगे आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके बाद आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और अपने कॉपी में या तो एक पेज पे आप लिख करके रख लेना। बाद में फाइनल जब होगा तो आप मुझे बताना कि टोटल आपका 40 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं। क्लियर है? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। आपके ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग मार्चेस, साइमन कमीशन, सॉल्ट लॉ एंड रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का एक टाइमर देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, चलो जल्दी करो। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर सी है सॉल्ट लॉ। एक्सप्लेनेशन में देखो कि द ब्रिटिश मोनोपोली यानी कि ब्रिटिश की मोनोपोली थी किस पे, सॉल्ट पे, और जो सॉल्ट टैक्स लिया जाता था वो बहुत सारे इंडियंस को अफेक्ट करता था। साथ ही साथ गांधी जी ने ये सोचा कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके हम सॉल्ट पे लगने वाले टैक्स को इंडिया से रिमूव कर देते हैं और साथ ही साथ अपने एक नेशनल वाइड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। तो अब बच्चे कमेंट में ये लिखो कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, एक डेट है यहाँ पर और यहाँ पर है आपका 1930। चलो मैं काम आसान और आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11। आप बता दो वो कौन सा मंथ था। अपने दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग इन 1921। तो क्वेश्चन है आपका कि किसने 1921 में इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है पिनालगी वेंकैया, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, चलो बताओ। तो इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पिनागली वेंकैया। पिनागली वेंकैया ने क्या किया था कि 1921 में इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। ठीक है, आपका तीसरा एमसीक्यू है बच्चों, विच ट्रीटी ऑर्गेनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये तो बहुत आसान हो गया, तो जल्दी से बता दो। तो ट्रीटी ऑफ वियना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल होगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होगा या फिर तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा। चलो 10 सेकंड का टाइमिंग फिर से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, जो कब हुआ था बच्चों, 1932 में। यहाँ पर देख सकते हो आप, मिल गया द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एक्सप्लेनेशन में है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1932 में ऑर्गेनाइज हुआ था और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस नेशन बनाया गया था। तब बच्चे अब कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आखिरकार ग्रीस जो है वो किस एम्पायर से अलग होकर के खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है। चलो जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन है आपका, हु फॉर्म द यंग इटली मूवमेंट। यंग इटली मूवमेंट को किसने फॉर्म किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन है गैरिबाल्डी, कैवियोर, मैजनी और बिस्मार्क। कि किसने यंग इटली नाम के मूवमेंट को फॉर्म किया था। चलो अगेन 10 सेकंड का टाइमर आपके पास, जल्दी सॉल्व करो। चलो बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैजनी। क्या हो जाएगा, मैजनी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखो कि मैजनी ने क्या किया था, गिउसेppe मैजनी फॉर्म यंग इटली टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन। तो चलो बच्चों जल्दी कमेंट में मुझे बताओ कि गिउसेppe मैजनी ने एक और सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था और उसका नाम क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वाई डिड गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश रिफॉर्मर्स की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से, लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से या अरेस्ट ऑफ लीडर की वजह से। चलो कम ऑन, फिर से 10 सेकंड का टाइम आ रहा है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को।
तो आपका सही आंसर जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में, द मूवमेंट टर्न वायलेंट एट चौरी चौरा विच वॉज अगेंस्ट गांधी जीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन, सॉरी नॉन वायलेंस। तो चलो बच्चों अब जल्दी से मुझे बता दो कि आखिरकार जो चौरी चौरा जो गांव पड़ता है वो किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच सोशल ग्रुप सपोर्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन द मोस्ट, इनमें से किस सोशल ग्रुप ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था? क्लैरिगी ने, नोबिलिटी ने, थर्ड स्टेट ने और मोनार्की ने। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यहाँ पे फिर अगेन टाइमर आपका। कि इनमें से किसने, क्लैरिगी ने किया था, नोबिलिटी ने किया था, थर्ड स्टेट ने किया था या मोनार्की ने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरा बच्चा हो जाएगा अगेन सी, क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेट। तो आपको जैसा कि पता है फ्रांस में 3 स्टेट में पूरी डिवाइडेड सोसाइटी बटी हुई थी, जिसमें से था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो टैक्स देने का काम होता था वो थर्ड स्टेट पे ही थोप दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और क्लैरिगी आते थे। ठीक है, तो थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से उन्होंने किसके अगेंस्ट में, मोनार्की के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। आगे अब यहाँ पर आप बताओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट का मेन एम क्या था? सबसे पहला है गिव फ्रीडम, कंट्रोल प्रेस, डिटेन पीपल्स विदाउट ट्रायल और इम्प्रूव एजुकेशन। रॉलेट एक्ट का मेन पर्पस जो था वो क्या था? चलो जल्दी बताओ बच्चों टाइमर के साथ में। इनमें से 4 में से आपको एक चूज करना है कि गिव फ्रीडम, रॉलेट एक्ट का काम क्या था? फ्रीडम देना, कंट्रोल को, प्रेस को कंट्रोल करना, डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, लोगों को विदाउट ट्रायल सजा देना, या इम्प्रूव एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विदाउट ट्रायल क्या करना, लोगों को सजा देना। तो चलो द रॉलेट एक्ट, यहाँ पर देखो, द रॉलेट एक्ट अलाउड टू इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, यानी कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उनको बिना वजह के 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच लीडर गेव द स्लोगन डू और डाई? इनमें से कौन से लीडर ने डू और डाई का स्लोगन दिया था? चलो जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। ये तो बहुत आसान हो गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने दिया था क्या, डू और डाई का स्टेटमेंट। कब दिया था? 1942 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से कि व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट फ्रीडम इन यूरोप? इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो यूरोप में फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ब्रोकन चेन, स्वॉर्ड, क्राउन और थ्रोन। जल्दी बताओ मुझे कौन सा है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, स्वॉर्ड का मतलब क्या है, क्राउन का मतलब क्या है और थ्रोन का मतलब क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा बच्चा वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब होता है टू बी फ्रीड। ठीक है, याद रखना, टू बी फ्रीड। ब्रोकन चेन सिंबलाइज फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, चलो और ये अगला हिस्ट्री से आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। विच कंट्री बिकम अ नेशन स्टेट फर्स्ट? इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सबसे पहले नेशन स्टेट बनी थी? जल्दी बताओ। यहाँ पे टाइमर आपको दिख रहा होगा, ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस और डी है ग्रीस। इन चारों में से सबसे पहले कौन नेशन स्टेट बनता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी। क्लियर है? यहाँ पर देखो, फ्रांस बिकम अ नेशन स्टेट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलो अब टाइम पीरियड लिखते हैं लगभग अराउंड आसपास। ठीक है तो सबसे पहले जर्मनी आ जाएगा कितना, 1871। इटली कब आ जाएगा, 1861 के अराउंड। फ्रांस कब आ जाएगा, 1789। और ग्रीस कब आ जाएगा, 1832 के अराउंड, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर है? चलो तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि आपके हिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस में से 10 आउट ऑफ कितने आए। जल्दी कमेंट करो अपने नेम के साथ में, ताकि मुझे पता चलते रहे कि मेरे बच्चे कितना कर रहे हैं।
सेक्शन है क्या, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का वो है कि विच लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू टू हेवल्स। ठीक है, कि इनमें से कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेडिटेरियन। कमन बच्चों जल्दी बताओ तो इनमें से कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को दो हेवल्स में डिवाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोन शुगर केन, कि इनमें से कौन सा सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट होता है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए। पहला है ब्लैक सॉइल, दूसरा है रेड सॉइल, तीसरा है एलुवियल सॉइल और चौथा है लेटराइट सॉइल। कम जल्दी बताओ बच्चों, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। परफेक्ट है किस चीज के लिए, फर्टाइल है किस चीज के लिए, सुटेबल है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ ये वीट का प्रोडक्शन भी करता है। अब जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो एलुवियल सॉइल है वो किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये दो टाइप के होते हैं, उन दोनों टाइप के नेम लिखो जल्दी मुझे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी, कौन सा रिवर है ठीक है जो अरेबियन सी की तरफ बहती है, जल्दी बताओ। पहला है गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा। इन चारों में से कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी की तरफ बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। यहाँ पर देखो, द नर्मदा फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। तो दो रिवर्स ऐसी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, पहला है नर्मदा, दूसरा का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वो दूसरी नदी कौन सी है जो कहाँ जाके गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लाइमेट फैक्टर अफेक्ट इंडिया द मोस्ट, यानी कि कौन सा क्लाइमेट फैक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहला है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, मॉनसून विंड्स एंड ओशन करंट्स। चलो जल्दी बताओ मुझे, विच क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्ट इंडिया द मोस्ट, इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा मॉनसून विंड्स हो जाएगी। ठीक है, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया को। चलो अगला है, विच इज़ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इन चारों में से कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स दो होते हैं, रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो पहला है विंड, वाटर, कोल और सोलर। बताओ जल्दी से बताओ, तो इनमें से कौन सा सोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है, जो दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ऑप्शन हो जाएगा इसका कोल। क्या हो जाएगा, कोल। तो कोल को दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। कोल टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली, जो जल्दी से बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो अब जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चा कि इसमें से विंड कौन सा रिसोर्स है और साथ ही साथ सोलर कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इन चारों में से कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल की ज़रूरत उसे पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो वीट है, राइस है, मिलेट है और बैर्ली है। चलो जल्दी बताओ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा राइस। क्या हो जाएगा, राइस। राइस जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत उसे पड़ती है। अब मेरे बच्चों जल्दी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि राइस को ग्राउंड करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए और रेनफॉल कितने सेंटीमीटर होने चाहिए। जल्दी से कमेंट करो तो फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किन चीज़ को, कॉफ़ी को। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम। जल्दी बताओ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। क्या होगा, कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का, इंडिया में। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आखिरकार चाय का मेजर प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन सुंदरबंस। इन चारों में से कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मैंग्रोव्स, थ्रॉन और कैनिफ्रस। कैनिफ्रस, जल्दी से बताओ मुझे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा मैंग्रोव्स। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ग्रोन इन शैलिन वाटर रीजन लाइक सुंदरवन डेल्टाज। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन से स्टेट में आता है। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का हमारा, विच डैम इज बिल्ड इन द रिवर महानदी। ये इन चारों में से कौन सी डैम है जो कि महानदी पर सिचुएटेड है। भांगरा, हीराकुंड, तेरी और नागार्जुना सागर। कौन जल्दी बताओ बच्चा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड। क्या हो जाएगा? हीराकुंड। तो हीराकुंड डैम है जो बिल्ड किया गया है किसमें? महानदी पे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो महानदी रिवर है और जो हीराकुंड डैम है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। लास्ट क्वेश्चन बच्चा ज्योग्राफी का, विच मिनरल्स इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स। इन चारों में से कौन सा मिनरल जो है वो इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है। चलो कौन जल्दी बताओ। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कॉपर। क्या होता है? कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो अब एक बात बताओ मुझे कि सबसे बढ़िया, ठीक है, कि आखिरकार इंडिया में कॉपर जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, उसकी माइनिंग होती है। तो फाइनली ज्योग्राफी का भी खत्म हुआ 10 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने आए आपके नेम के साथ में। ठीक है, हाँ तो बच्चा जो हमारा अगला सेक्शन है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टाइमर्स के साथ में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज मींट बाय पावर शेयरिंग। चलो जल्दी से बताओ तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। शेयरिंग पावर अमंग रूलर्स, शेयरिंग पावर अमंग इंस्टीट्यूशंस, शेयरिंग पावर अमंग आर्मी, शेयरिंग पावर विथ जुडिशरी। चलो पावर का शेयरिंग क्या कहलाता है, किसके साथ पावर को शेयर करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सही आंसर हो जाएगा बी, अमंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या कहलाता है? इंस्टीट्यूशन के बीच में शेयर करना को पावर शेयरिंग कहलाता है। तो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैंने आपको पढ़ाया था ना इन दो लाइनों से। ठीक है, कि ये हो गया पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है आपका, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है। जल्दी से कमेंट करो। डिक्टेटरशिप, मोनार्की, फेडरल डेमोक्रेसी और यूनिटरी सिस्टम। चलो बताओ तो इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म यहाँ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल डेमोक्रेसी। क्या हो जाएगा बच्चा? फेडरल डेमोक्रेसी। यहाँ पर देखो, इंडिया हैज द फेडरल सिस्टम विद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, चलो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें यूनिटरी सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट को चलाया जाता है। जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री फॉलोज अ यूनिटरी सिस्टम। देखो क्वेश्चन आ ही गया, इनमें से कौन सा कंट्री है जो यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। चलो जल्दी से आंसर दो। इंडिया, यूएसए, श्रीलंका और बेल्जियम। चलो खम्मा, सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। यूनिटरी गवर्नमेंट को कौन फॉलो करता है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हैज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन बच्चा, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेट बाय अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जब हम किसी के साथ अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं तब वो वायलेट होता है। चलो जल्दी से बताओ आंसर। आंसर है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन। इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं जब आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो तब। तो बच्चा इसमें सिंपल है, आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन आप काट दो, राइट टू रिलीजन आप काट दो, राइट टू फ्रीडम आप काट दो। तो क्या हो जाएगा फाइनली? इक्वालिटी, यानी कि सबको बराबर रहने का अधिकार है, समान रहने का अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, राइट टू
इक्वालिटी, जो कि आता है आर्टिकल 17 में। चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, कमेंट करके मुझे बताओ आप सब कि आखिरकार राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में आता है, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, रिलीजन कौन से आर्टिकल में है, और एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है। चलो ऑप्शन के लिए मैं आपको एक काम आसान कर देता हूँ। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 14, ठीक है। उसके बाद दो आपके हो जाएंगे 25 और एक हो जाएगा आपका 21A। बताओ 21A किसके लिए है, 25 किसके लिए, 40 किसके लिए है, और आर्टिकल 70 किसके लिए है। अब तो और काम आसान हो गया, जल्दी जल्दी कमेंट करो मुझे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हैज ओनली वन पार्टी। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग वन पार्टी उसमें रूल करती है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम और कोलिशन। तो जल्दी से बताओ तो, विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हैज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। मल्टी पार्टी में एक पार्टी होती है, कि टू पार्टी सिस्टम में वन पार्टी होती है, कि वन पार्टी सिस्टम में वन पार्टी होती है, या कोलिशन में वन पार्टी होती है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, वन पार्टी। इसमें हो जाएगा वन पार्टी सिस्टम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा सी, वन पार्टी सिस्टम। वेरी गुड। अगला चलते हैं, मूव करते हैं हम कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। कितना आसान क्वेश्चन, कि इंडिया के स्टेट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और गवर्नर। चलो जल्दी से बताओ तो, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। चलो अब मुझे कमेंट करके आप बताओ कि जल्दी से, कि कौन आखिरकार हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जल्दी से बताओ तो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा का टेन्योर कितना होता है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, ये लोकसभा का टेन्योर कितना होता है। 4 साल होता है, 5 साल होता है, 6 साल होता है, या 7 साल होता है। अब सबको पता है 7 साल तो कभी नहीं होगा, 4 साल भी नहीं, 6 साल तो इसका होता है। कमेंट करो जल्दी से, 6 साल किसका होता है। ठीक है, और 5 ईयर्स किसका होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा बी, 5 ईयर। ठीक है, तो 5 ईयर किसका टेन्योर होता है, 5 ईयर टेन्योर होता है लोकसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ आप कि 6 साल किसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट लॉर्डेड द वोटिंग एज इज 18। अब बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू वोटिंग की एज 18 साल कर दी गई थी, 21 साल से कम करके। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 42, 44, 61 और 73। चलो जल्दी से बताओ तो, कि किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर से कम करके कितना कर दिया गया था, 21 ईयर से कम करके कर दिया गया था 18 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, तो 61 में क्या किया गया था, वोटिंग एज कम करके, रिड्यूस करके 21 से लेकर के 80 कर दिया गया था। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन से ईयर में आया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। एंड अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। कि ऑपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है। इजी है, पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने बच्चों को। सपोर्ट गवर्नमेंट ऑलवेज, क्या होता है पार्टी का, कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, क्रिटिसाइज द क्रिटिसाइज एंड चेक एंड बैलेंस। ठीक है, लॉ फॉर्म करे और कंट्रोल जुडिशरी। चलो जल्दी से बताओ तो इन चारों में से कौन सा होगा, कि रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का रोल क्या है आखिरकार। क्या वो गवर्नमेंट को हर बार सपोर्ट करेगा, नहीं। क्या वो लॉ बनाएगा, क्या वो कंट्रोल जुडिशरी करेगा, नहीं। क्या वो क्रिटिसाइज एंड चेक करेगा गवर्नमेंट को, हाँ करेगा। तो ऑप्शन पहले ही आपके एलिमिनेट हो गए, बचे बी और सी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसका, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। क्या करेगा ऑपोजिशन, कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा और गवर्नमेंट को चेक करेगा। ऑपोजिशन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी। यहाँ पर
फॉर्म ऑफ लॉ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिल को पास करने के लिए 50% प्लस 1 सीट चाहिए, जो कि होती है मेजोरिटी, जो हो जाती है 272 के अराउंड, जो कि रूलिंग पार्टी यानी कि ऑपोजिशन पार्टी के पास नहीं होती है। अगर उनके पास इतने सीट होते हैं तो गवर्नमेंट उनका बनता। ठीक है, ये बहुत बढ़िया समझाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका सिविक्स का, विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। जल्दी से बताओ मुझे कि मेरे पास किसके पास वो अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसका? बताओ, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकती है, सेव रख सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अब मुझे बताओ, तो एक आर्टिकल ऐसा है जो कि पावर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इसमें लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट कर देता है फंडामेंटल राइट के इशू में। ठीक है, तो जुडिशरी उस लॉ को कैंसल कर सकती है। वो आर्टिकल कौन सा है? जल्दी बताओ मुझे। एंड आपका फाइनली लास्ट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन डी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि पैसे से जुड़ा हुआ है। जल्दी खत्म करते हैं बच्चे इसे। ठीक है, अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चा वो है, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू मेजर डेवलपमेंट? इन चारों में से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो मेजर किया जाता है डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन है लिटरेसी रेट, जीडीपी, हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल ऑफ दीज। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो डेवलपमेंट मेजर किया जाता है वो इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी इंडिकेटर्स का यूज करके किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच सेक्टर प्रोवाइड सर्विस? इन चारों में से कौन सा सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है? चलो जल्दी बताओ, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा या एग्रीकल्चर सेक्टर होगा? सर्विस सेक्टर इन चारों में से कौन प्रोवाइड करता है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? टर्सरी। क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, द टर्सरी सेक्टर इंक्लूड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट करो और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, 5 चीज़ें आती हैं, 1 2 3 4 और 5। जल्दी से कमेंट करो मुझे कौन कौन सी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, विच एक्टिविटी बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर? है क्या, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है? चलो जल्दी बताओ, टाइमर यहाँ पर है आपका। टीचिंग, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिशिंग। क्या होगी? फिशिंग प्राइमरी सेक्टर में आती है। तब आप मुझे बताओ कि टीचिंग कौन से सेक्टर में आती है, मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आती है और बैंकिंग कौन से सेक्टर में आती है? जल्दी कमेंट करो तो, कि टीचिंग किस सेक्टर में आती है, मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आती है और बैंकिंग किस सेक्टर में आती है। फाइनली आपके 34 क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ तो क्या होता है। पहला है नो जॉब, दूसरा है मोर वर्कर देन नीडेड, सी है सीजनल वर्क, डी है लो वेजेस। जल्दी से बताओ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहां पर जरूरत 5 आदमियों की है लेकिन लगे हुए हैं कितने? 7 आदमी। ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे, क्या हो जाएगा? बी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बी, मोर वर्कर देन नीडेड, एक्स्ट्रा वर्कर्स डू नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर उस काम में 5 ही आदमी की जरूरत है, ठीक है, और लगे हुए कितने? 7, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। तो 2 आदमी जो हैं वो बेकार में उस काम में लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा रहे हैं। विच इंस्टीट्यूशन इशू करेंसी नोट इन इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ तो, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में करेंसी यानी कि नोटों को छापता है?
SBI, RBI, फाइनेंस मिनिस्टर और सेबी। सही आंसर क्या हो जाएगा? SBI तो बैंक है, वो होगा नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करेंगे। SBI नहीं, बैंक है। सेबी स्टॉक्स को रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो मुझे कमेंट करके बताओ तो बच्चा, 1 रुपए का जो नोट होता है उसे कौन प्रिंट करता है आपके लिए? ठीक है, चलो जल्दी मुझे कमेंट करो, 1 रुपए का प्रिंट कौन, 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, टाइमर की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड, बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, इन चारों में से कौन सा है बार्टर सिस्टम? ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विच इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इन चारों में से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है? मनी लेंडर, बैंक, ट्रेडर और एम्प्लॉयर। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है, दो होता है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये चारों आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। आप बताओ कि इन चारों में से कौन से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है और कौन से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है? मनी लेंडर होंगे, बैंक होगा, ट्रेडर होगा या एम्प्लॉयर होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सही आंसर इसका हो जाएगा बैंक। क्या होगा? बैंक। बैंक क्या है? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। चलो तो जल्दी से आप कमेंट करो मुझे कि मनी लेंडर कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट है? मनी लेंडर कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है? RBI, नाबार्ड, सेबी और IMF। चलो बताओ तो जल्दी से, इन चारों में से कौन होगा? RBI क्या करता है? नोटों को प्रिंट करता है और किसको कंट्रोल करता है? बैंक को। नाबार्ड किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसके लिए काम करता है? लोन देता है। ठीक है, वो इंटरनेशनल है, वो इंडिया का नहीं है। तो बचा कौन? सेबी। कौन बचा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग कि सेबी को कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था? जल्दी से कमेंट करो। एंड आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ MNCs? कि MNC का मेन एम क्या है? तो जल्दी से बताओ। वेलफेयर करना, एम्प्लॉयमेंट देना, प्रॉफिट देना, फिर तो एजुकेशन। MNCs का काम क्या है? मेन एम। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा? प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करना MNCs का। MNC इन्वेस्ट इन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि MNCs का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड आपका फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम गारंटी 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो 100 डे का काम की गारंटी देता है और रिसेंटली जिसका नाम बदल करके कुछ और कर दिया गया है? ठीक है, चलो बताओ तो क्या है? PMAY, मनरेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। जल्दी से बताओ क्या होगा? PMAY होगा, मनरेगा होगा, इंडिया होगा और मेक इन इंडिया होगा या स्किल इंडिया होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? मनरेगा। क्या हो जाएगा बच्चा? मनरेगा हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मनरेगा का फॉर्मेशन कौन से ईयर में किया गया था? ठीक है, और साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि मनरेगा का नाम बदल करके जो उसका नया नाम है वो क्या रखा गया? तो फाइनली बच्चा आपका ये 40 क्वेश्चंस की MCQ की वीडियो ख़त्म होती है। आप मुझे अपने नाम के साथ में आप मुझे शेयर करो कि 40 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो बच्चों।